हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंसेंजो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, जिसको आप लोगों ने मुझे काफ़ी रिकमेंड किया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी आने वाली मनपसंद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। एपिसोड शुरू होता है और हम विंसेंजो को बिल्डिंग के रूफटॉप पर देखते हैं, जो कि अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देखकर कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहता हूँ, और इतना कहते ही वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विंसेंजो मॉर्निंग में जागता है और कहीं जाने की तैयारी करता है। दरअसल विंसेंजो इटली का सिटीजन है और वो एक इटालियन फैमिली का काउंसलर और लीगल एडवाइज़र है, और प्रोफेशन से वो एक लॉयर है। फिर विंसेंजो अम्लियो नाम के एक आदमी के पास जाता है, जिसने विंसेंजो के बॉस फेबियो को मार दिया था। इसीलिए वो अपने बॉस फेबियो की तरफ से एमिलो को एक ऑफर देता है, लेकिन एमिलो को खुद पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था, इसलिए वो बिना सोचे समझे ही उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। हालांकि विंसेंजो उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो विंसेंजो और कैसानो फैमिली को मारने की धमकी भी देता है। अब ये सब देखकर विंसेंजो यहाँ से जाने लगता है, और इसी बीच हम एक मैन को देखते हैं जो कि एमिलो के यार्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा था। लेकिन तभी एमिलो देखता है कि ये पेस्टिसाइड नहीं बल्कि कैरोसिन था। फिर विंसेंजो उसके पूरे यार्ड में आग लगा देता है, जिसके बाद विंसेंजो फैबियो के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि फैबियो ने विंसेंजो को अडॉप्ट किया था और फैबियो चाहता था कि एमिलियो मर जाए। इसीलिए विंसेंजो ने उसके विश को पूरा करने के लिए एमिलियो के यार्ड में आग लगा दी। इसी बीच हम फैबियो के असली बेटे पाओलो को देखते हैं, जो कि विंसेंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि फैबियो विंसेंजो को पाओलो से भी ज़्यादा चाहता था और वो उसके हर डिसीजन से भी एग्री करता था। इसीलिए पाओलो और विंसेंजो की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब फैबियो के मरने के बाद पाओलो विंसेंजो को बॉस बनाना चाहता था, लेकिन ये बात विंसेंजो को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इसीलिए रात को पाओलो विंसेंजो को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजता है, लेकिन विंसेंजो उन्हें आसानी से चकमा देकर मार देता है। जिसके बाद वो पाओलो के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा पीछा करने या फिर मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दरअसल विंसेंजो कोरिया जा रहा था। जिसके बाद हम कोरिया में योंग को देखते हैं। वो भी प्रोफेशन से एक लॉयर है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। आगे योंग की मुलाकात जुन से होती है, जो दोनों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस लड़ रहे थे। दरअसल अपोजिशन पार्टी का लॉयर होंग का मानना था कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसिन की वजह से लोग मर रहे हैं, और उसके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए विटनेस भी है। लेकिन वो विटनेस कोर्ट में नहीं पहुंचता, क्योंकि योंग ने कोर्ट शुरू होने से पहले ही पैसे देकर उस विटनेस को अपनी ओर कर लिया था। अब कंप्लीट एविडेंस ना होने की वजह से जज अपोजिशन लॉयर होंग को नेक्स्ट डेट दे देता है। जिसके बाद होंग बाहर जाता है, तभी योंग उसके पास आता है और यहाँ में पता चलता है कि होंग योंग का फादर है, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। होंग योंग पर काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि वो पैसों के लिए उस कंपनी को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन योंग उसकी एक नहीं सुनती। फिर हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि कोरिया के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, और यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर उसे ज़बरदस्ती अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। रास्ते में विंसेंजो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द सारा काम निपटाना होगा। इसी बीच वो गाड़ी में रखा पानी पीने लगता है, जिसे पीते ही विंसेंजो बेहोश हो जाता है। फिर ये टैक्सी ड्राइवर विंसेंजो को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसका सारा सामान चोरी कर लेता है। अब कुछ देर बाद जब विंसेंजो को होश आता है तो वो कोरिया के लोगों को गाली देते हुए किसी तरह ग्वेगमा पैलेस पहुंच जाता है। इसी बीच हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें फैबियो के 2 दोस्त विंसेंजो के पास आए हुए थे। दरअसल ये दोनों लोग अपना गोल्ड छुपाना चाहते थे, इसीलिए इनकी हेल्प करने के लिए विंसेंजो ने अपने फ्रेंड के नाम से कोरिया में एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली थी और उसे प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कुछ रूम्स उसने रेंट पर दे दिए। और इस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसने एक हाईटेक रूम तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर उस गोल्ड ओनर का सारा गोल्ड छुपाया हुआ है, और सिर्फ इसका रियल ओनर ही उस रूम को लॉक कर सकता था। खैर यहाँ विंसेंजो की मुलाकात उसकी फ्रेंड जो से होती है, जो कि इस प्लाजा का ओनर है। वो उसे बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने प्लाजा के आसपास की जगह परचेज कर ली है, और उन्होंने मुझे भी इस प्लाजा को सेल करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपके कहने पर इसे सेल नहीं किया। फिर वो विंसेंजो को पूरे प्लाजा में घुमाता है और यहाँ मौजूद लोगों से भी मिलवाता है, जो कि सारे एक से बढ़कर एक नमूने थे। होंग भी यहीं पर रहता है, जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ साथ विंसेंजो के बारे में ही बात कर रहा था, और सिर्फ ये 3 लोग ही विंसेंजो को यहाँ पर देखकर काफ़ी सीरियस थे। इसके बाद जो विंसेंजो को यहाँ मौजूद टेंपल दिखाता है, जिसमें 2 मॉन्क रह रहे थे। दरअसल ये टेंपल बेसमेंट के ठीक ऊपर बना हुआ था, ताकि कोई चाहकर भी इस बिल्डिंग को तोड़ ना सके। खैर आगे विंसेंजो एक योंगचा नाम की लेडी के केस की डॉक्यूमेंट्स को देखता है, जिसके साथ साथ फ्लैशबैक सीन में हमें कोर्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहां एक मर्डर केस को लेकर सुनवाई चल रही थी।
यहाँ पर विंसेंजो भी मौजूद था और इस केस की मेन सस्पेक्ट ग्योंगजा ही थी, जिसने अपने बॉस वांग को मार दिया था। दरअसल ग्योंगजा हयांग के घर एज अ मेड काम करती थी और सभी का मानना था कि ग्योंगजा ने गुस्से में वांग को मार दिया। यहाँ तक कि खुद ग्योंगजा का लॉयर भी उसकी साइड नहीं था। हालांकि ग्योंगजा कहती है कि वांग मुझे हैरास करता था और उसने पहले भी कई मेड्स के साथ ऐसा किया था, लेकिन कोर्ट उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और इसी बीच विंसेंजो को ये भी पता चल जाता है कि योंग ग्योंगजा का केस रीओपन करना चाहती है, लेकिन ग्योंगजा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन होंग ग्योंगजा से मिलने के लिए जाता है और उसका हालचाल पूछता है, क्योंकि वो भी ग्योंगजा की हेल्प करना चाहता था। लेकिन ग्योंगजा उसे भी साफ मना करते हुए कहती है कि मैं अब जेल से बाहर नहीं आना चाहती और वैसे भी मैंने काफ़ी गलत काम किया है। फिर विंसेंजो बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से आए एक दियोग नाम की पर्सन से मिलता है, जो कि इनका प्लाजा सेल करने के बारे में बात करने के लिए आया हुआ था। लेकिन विंसेंजो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि हम लोग बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करके न्यू बिल्डिंग तैयार करेंगे, इसीलिए हम इसे सेल नहीं कर सकते। ये देखकर वो पर्सन उसे काफ़ी पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिर भी विंसेंजो उसके लिए तैयार नहीं था। खैर आगे जो अपने घर जाता है, जहाँ कुछ गुंडे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उन्होंने उसकी फैमिली को भी बांधा हुआ था। जो इनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इनका बॉस जो उसे ज़बरदस्ती प्लाजा सेल करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। अगले दिन जो अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा था, फिर वो विंसेंजो के पास कॉल करता है कि बाबेल कंपनी वालों ने मेरी फैमिली को बांध कर रख लिया था और इससे पहले कि वो उसे बता पाता कि उसने साइन कर दिया है, एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। दूसरी ओर योंग अपने फादर के साथ झगड़ रही थी, क्योंकि उसके फादर उसे फैमिली से एविक्टेड करना चाहते थे। तभी बाबेल कंपनी की ओर से एक पार्क नाम का पर्सन कुछ गुंडों को लेकर प्लाजा में पहुंच जाता है और इन सभी लोगों को प्लाजा खाली करने की धमकी देता है। पर तभी वहां पर विंसेंजो भी आ जाता है, जो कि पार्क को आराम से बैठकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन पार्क उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए विंसेंजो इन्हें अच्छा सबक सिखाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे लटका देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को वापस से हासिल कर लूँगा और तुम लोगों को बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर पार्क अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है और सभी लोग विंसेंजो की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन ये लोग भी अभी कंफ्यूज थे कि विंसेंजो ने जानबूझकर प्लाजा को सेल किया है। खैर आगे विंसेंजो जो के पास जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज था। जो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि तुम्हें खुद ही वो बिल्डिंग तोड़नी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल उस रूम में एक स्पेशल फीचर है कि अगर कोई भी उसे ज़बरदस्ती तोड़कर गोल्ड निकालने की कोशिश करेगा तो वो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी और वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। अब क्योंकि वो गोल्ड ओनर मर चुका था, इसीलिए विंसेंजो जो के साथ मिलकर उस सारे गोल्ड को आपस में बांटना चाहता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस बेसमेंट के ठीक ऊपर टेम्पल बना हुआ था, जिसमें 2 मॉन्क रह रहे थे। यही नहीं, उनमें से एक मॉन्क को अपने ध्यान के जरिए टेम्पल के नीचे बुद्धा स्टैचू होने का क्लू भी मिल रहा था, क्योंकि नीचे सच में एक गोल्ड बुद्धा स्टैचू मौजूद था। अब विंसेंजो की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बाबेल कंपनी वालों ने इन्हें 11 दिन का समय दिया था। इसलिए विंसेंजो को किसी तरह ये बिल्डिंग खाली करवाकर गोल्ड निकालना था। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्राइम रिस्पॉन्स डिवीजन एजेंट है। स्योक अपने बॉस ताई को विंसेंजो के बारे में बताता है और उस पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि विंसेंजो एक माफिया है और वो ज़रूर किसी मकसद से कोरिया आया है। लेकिन उनका बॉस उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे किसी दूसरे केस को हैंडल करने के लिए कहता है। जिसके बाद विंसेंजो होंग के पास आता है और उससे बाबेल कंपनी की सारी फाइल्स मांगता है, लेकिन होंग उससे काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि विंसेंजो बाबेल कंपनी से केस हार चुका था। फिर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर विंसेंजो उसे समझाता है कि मैं उस प्लाजा को वापस से हासिल करके रखूँगा और मैं एक ऐसी चाल चलूँगा जिसे देखकर तुम सब हैरान हो जाओगे। हालांकि होंग को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसके समझाने पर होंग उसे बाबेल कंपनी की सारी फाइल्स दे देता है। वहीं योंग को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है। ये पता लगने के बाद योंग काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रिसर्चर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट विटनेस बन गया तो वो केस हार जाएगी। जिसके बाद हम योंग को देखते हैं, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है और वो अपने शातिर दिमाग से किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकती है। योंग का बॉस उसे एक किम नाम की पर्सन का केस डिसमिस करने के लिए कहता है, जिसने कई सारी लेडीज़ का शोषण किया था। हालांकि म्योंग इस केस में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि इस केस में सभी किम के अगेंस्ट थे, लेकिन उसका बॉस फोर्सफुली उसे काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ योंग अपने फादर के ऑफिस में जाती है और देखती है कि उसके फादर आराम से सो रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा रिलीफ फील होता है और वो समझ जाती है कि वो रिसर्चर अभी तक उसके फादर के पास नहीं पहुंचा। खैर अब वो अंदर जाती है और देखती है कि विंसेंजो बाबेल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहा था। ये देखकर योंग सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, जिसके चलते योंग और उसके फादर में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। वहीं म्योंग वूसैंग लॉ फर्म के CEO से मिलती है, जो कि उसे अपनी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए कहता है
और ये वही फर्म थे जिसमें योंग भी काम करती है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी फर्म ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें इस सारे करप्टेड सिस्टम से बाहर निकाल लूँगा। अब उसकी ये बात सुनते ही म्योंग फर्म ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम बाबेल कंपनी के सीईओ हानसियो को देखते हैं, जो कि एक स्की रिजॉर्ट में किसी से मिलने के लिए आया था। यहाँ हानसियो उस रिसर्चर के भाग जाने से इस पर्सन को सॉरी बोलता है और काम लेट होने के लिए भी माफ़ी मांगता है। पर ये पर्सन हानसियो को काफ़ी बुरी तरीके से पीटता है और इससे हमें पता चल जाता है कि बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी का असली ओनर हानसियो नहीं बल्कि ये पर्सन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर आगे विंसेंजो योंग के साथ दियोक से मिलने के लिए जाता है और उसे प्यार से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहता है, पर दियोक उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए विंसेंजो उसे अपने तरीके से समझाता है। इधर म्योंग अपनी लॉ फर्म को छोड़कर वूसैंग लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है। रात में योंग और विंसेंजो कंपनी के बारे में बात करते हैं कि वो कंपनी नोटिस भेजने के कुछ दिनों बाद ही बिल्डिंग को खाली करवा देती है और इस काम में उनका साथ वूसैंग लॉ फर्म देती है। साथ ही साथ वो लोग योंग को लेकर भी बात करते हैं, जिसे मर्डर की छोटे केस में जेल हो गई थी। फिर हम हान को देखते हैं, जो कि अपने सभी लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर के साथ प्लाजा को तोड़ने के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये सभी वूसैंग लॉ फर्म का हिस्सा थे। इसीलिए ये सभी बाबेल कंपनी का साथ दे रहे थे। अब क्योंकि ये लोग सीधे बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए हान एक आइडिया निकालता है। वो कहता है कि हम साफ सफाई के नाम से बड़ी मशीनों को अंदर ले जाएंगे और बिल्डिंग के स्केल को डैमेज कर देंगे, जिससे कुछ टाइम बाद बिल्डिंग अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। हालांकि ऐसा करने से वहाँ मौजूद लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं योंग को इससे फर्क पड़ रहा था और वो नहीं चाहती थी कि बेकसूर लोग मारे जाए। खैर आगे हान कंपनी के चेयरमैन से बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि बिल्डिंग गिराने का काम कल रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और ये बात वहाँ मौजूद जुन भी सुन लेता है, जो कि फटाफट योंग को इस बारे में बता देता है। ये सुनते ही योंग काफ़ी शॉक हो जाती है और वो सीधा अपने फादर के पास जाती है, जहाँ विंसेंजो भी मौजूद था। लेकिन इससे पहले वो अपने फादर को इस बारे में बताती, उसके फादर के पास किसी का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। इसीलिए होंग उस पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है, जिस वजह से योंग विंसेंजो को बता देती है कि कल रात 11 बजे बिल्डिंग गिरने वाली है। और ये सब पता चलने के बाद विंसेंजो की परेशानी और बढ़ जाती है। अगले दिन बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों को इस बारे में पता चलता है, तो सभी लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस प्लाजा पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन विंसेंजो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो आराम से बैठकर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। तभी वहाँ पर होंग आता है, तो विंसेंजो उसे भी इस बारे में बता देता है। दूसरी तरफ रात में हान और म्योंग दोनों ही डिनर कर रहे थे। तभी हान को पता चलता है कि बाबेल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है और इतना सुनते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद रात के 11 बज जाते हैं और ये देखते हैं कि योंग प्लाजा की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बिल्डिंग गिरने की वजह से उसके फादर को कोई इंजरी ना हो जाए। रास्ते में उसे कई सारी मशीन्स मिलती हैं, जो सभी बिल्डिंग को गिराने के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये सभी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। यहाँ हम सियोक को भी देखते हैं, जो कि विंसेंजो पर नज़र रख रहा था। तब हमें पता चलता है कि ये पार्टी विंसेंजो ने जानबूझकर ऑर्गेनाइज की थी, ताकि आज रात ये बिल्डिंग ना टूट सके। और ये देखकर योंग भी काफ़ी खुश थी और वो भी विंसेंजो को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसकी ने किया है। अब बाबेल कंपनी के लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। इधर हान और म्योंग दोनों योंग पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद उन्हें उस रिसर्चर के बारे में बताया था। योंग उन्हें कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस केस को संभाल लूँगी। फिर वो जुन के साथ इस केस को हैंडल करने में लग जाती है। दूसरी ओर प्लाजा के सभी लोग काफ़ी खुश थे और विंसेंजो की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग आज इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए थे। खैर आगे हम सियोक को देखते हैं, जो कि इस प्लाजा में रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो अकेले ही अब विंसेंजो पर नज़र रख रहा था और उसके बारे में पता लगा रहा था। अगले सीन में विंसेंजो को होंग से पता चलता है कि बाबेल फार्मास्यूटिकल जो न्यू मेडिसिन बना रही है, उसमें उनका मेन सब्सटेंस कोइसानिक, जो कि एक नार्कोटिक है। दरअसल ये मेडिसिन एक पेन किलर है, जिसके अंदर ड्रग्स मिला हुआ है। इसीलिए अगर कोई इसका यूज़ करेगा तो उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सिचुएशन इनके लिए काफ़ी क्रिटिकल बन जाती है, क्योंकि इस मेडिसिन का यूज़ लोगों की हेल्थ पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालेगा। अब होंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं कुछ भी करके फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये मेडिसिन बनाने से रोकूंगा। इसके बाद विंसेंजो टेम्पल में जाता है और उसके फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पैड्स बिछा देता है, ताकि उनका फ्लोर गर्म रह सके और मॉन्ग को बॉयलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें बेसमेंट को ओपन करना पड़ता। इधर सियोक ये सब देख रहा था और वो सोचता है कि विंसेंजो को काफ़ी अच्छा इंसान है, जो दूसरे रिलीजन की भी केयर करता है, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैंने उस पर शक किया। जिसके बाद विंसेंजो कई सारे बच्चों को भी सिगरेट पीने से रोकता है, जिसे देखकर सियोक और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर योंग उस रिसर्चर को भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी,
इसी बीच हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें होंग और वो रिसर्चर एक साथ थे। दरअसल इस रिसर्चर का नाम मिन है और मिन ने उस दिन होंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था और उसे उस मेडिसिन के बारे में बताया था। अब होंग चाहता है कि मिन कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट विटनेस बन जाए, लेकिन मिन की एक कंडीशन थी कि अगर होंग उसे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दे तभी वो विटनेस बनेगा, लेकिन होंग उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकता था, इसलिए मिन भी विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं था। प्रेजेंट में होंग के पास एक कॉल आता है और वो विंसेंजो को लेकर तुरंत एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ ग्योंगजा एडमिट थी। दरअसल ग्योंगजा को कैंसर भी था और उसकी ये हालत देखकर विंसेंजो काफ़ी हर्ट होता है और वो यहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद विंसेंजो दियोग से मिलता है और उसे कहता है कि प्लाजा 2 महीने तक नहीं टूटना चाहिए और उसे सिर्फ मेरे लोग ही तोड़ेंगे। ये सुनते ही दियोग हंसने लगता है तो विंसेंजो उसे एक एनवेलप देता है जिसके अंदर दियोग के सभी गलत कामों के एविडेंस थे। ये देखकर दियोग के होश उठ जाते हैं और वो विंसेंजो से इन्हें लीक ना करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर विंसेंजो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी वरना ये सारे एविडेंस तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हालांकि दियोग कहता है कि बिल्डिंग तोड़ने के ऑर्डर्स निकल चुके हैं और अगर मैं इसे 1 महीने तक रोक लूँ वही बड़ी बात होगी, पर विंसेंजो उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और अगर तुमने 2 महीने तक इसे नहीं रोका तो मैं ये सारे एविडेंस लीक कर दूंगा और तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। फिर होंग योंग को समझाने की कोशिश करता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग बना रही है वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन योंग को उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं होता, बल्कि वो कंपनी की ही साइड ले रही थी क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके फादर केस जीतने के लिए ये सब कह रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद विंसेंजो होंग के पास आता है और उसे ग्योंगजा के बारे में पूछता है, जिस पर होंग कहता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम खुद अपनी मदर से क्यों नहीं मिल लेते। दरअसल ग्योंगजा और कोई नहीं बल्कि विंसेंजो की मदर ही थी जिसने विंसेंजो को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, इसलिए विंसेंजो आज तक अपनी मदर से नफरत करता है। वो उससे पूछता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला कि वो मेरी मदर है, जिस पर होंग बताता है कि मुझे इस बारे में उसी दिन पता चल गया था जब तुम्हारी मॉम के केस को लेकर कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और तुम जज के डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। फिर वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी मदर से मिलना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। जिसके बाद रात में एक स्ट्रेंजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक विला में गैस लीक कर देता है, जिसके चलते उस विला में ब्लास्ट हो जाता है और उसमें मौजूद 14 रिसर्चर मारे जाते हैं। अगले दिन ये न्यूज़ हर जगह पर फैल जाती है, जिसे देखकर होंग भी काफ़ी गुस्से में क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ में पता चलता है कि कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। हालांकि होंग इन लोगों को प्रोटोकॉल के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ विंसेंजो आता है और होंग को साइड में ले जाकर समझाने लगता है कि तुम अकेले फार्मास्यूटिकल कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि तुम खुद को एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लोगे। लेकिन होंग तो बस किसी तरह उस कंपनी को सजा दिलवाना चाहता था। जिसके बाद हानसियो हान और मियोंग से मिलता है और कहता है कि उन सभी रिसर्चर्स की फैमिली को हाई अमाउंट कंपनसेशन मिलना चाहिए। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हानसियो ने ही उन सारे रिसर्चर्स को मरवाया था ताकि इन फ्यूचर कोई भी उनकी कंपनी के अगेंस्ट न जा सके। इसी बीच हानसियो पूछता है कि उस भागे हुए रिसर्चर यानी कि मिन के बारे में कुछ पता चला, जिस पर मियोंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसे कुछ ही टाइम में ढूंढ लूँगी। उसकी ये बात सुनकर हानसियो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। जिस पर मियोंग पूछती है कि क्या आप मुझे नोम्बोंगडू प्रोसिक्यूटर ऑफिस दे सकते हो, लेकिन हानसियो की समझ नहीं आता कि वो किस ऑफिस के बारे में बात कर रही है। इसी बीच मियोंग हान को बताती है कि उस रिसर्चर ने होंग के साथ कोऑपरेट कर लिया है और ये सुनते ही हान काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि इतनी जल्दी उसने मिन के बारे में पता भी लगा लिया था। खैर आगे होंग के पास मिन की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं टेस्टिफाई करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके साथियों के साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो कोर्ट में टेस्टिफाई करे या फिर ना करे लोग उसे मार ही डालेंगे। ये सुनकर होंग काफ़ी खुश हो जाता है। फिर योंग मेयोंग से मिलने जाती है जहाँ म्योंग उससे कहती है कि तुम्हें अब से फार्मास्यूटिकल कंपनी के किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि तुम अपने फादर की वजह से केस पर ध्यान नहीं दे पा रही। इस बात से योंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीधा अपने फादर के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ ये सब उसके फादर की वजह से हो रहा है। यही नहीं, वो ये भी कहती है कि आपकी वजह से मेरी मॉम की जान गई थी, जो सुनकर उसके फादर को काफ़ी बुरा लगता है और उनका अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ म्योंग के पास किसी की कॉल आती है और इन दोनों पर्सन की बातों से हमें ऐसा लगता है कि मानो म्योंग उस पर्सन को मिन और होंग दोनों को मारने का ऑर्डर दे रही हो। जिसके बाद हम मिन को देखते हैं जिसे मारने के लिए 3 लोग उसके रूम पर आते हैं, लेकिन किसी तरह मिन इनसे बचकर भागने लगता है। इसी बीच वो होंग के पास कॉल भी करता है, लेकिन होंग विंसेंजो के साथ एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा था और वो उस कॉल को पिक नहीं कर पाता। फिर वो गुंडे मिन को मार डालते हैं।
इधर ये दोनों बातें ही कर रहे थे तभी एक गाड़ी उस रेस्टोरेंट में टक्कर मार देती है, जिस कारण होंग की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन विंसेंजो किसी तरह बच जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।